हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। हम बच्चों 12th क्लास का जो टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियां, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं उसमें से हमने देखा बच्चों कि हमने बहुत सारी जनजातियों के बारे में पढ़ा, जैसे एस्किमो, बुशमैन और किरगिज, बद्दू, गिरगिज, ये सारी जनजातियां थी, सहरिया। ठीक है बच्चों, लेकिन हम विश्व की 4 जो प्रमुख जनजातियां हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। एस्किमो और बुशमैन के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं भील जनजाति। भील जनजाति के बारे में हमने पिछला वीडियो था, उसके अंदर हमने आखेट, भोजन और वस्त्र के बारे में पढ़ा कि भील जनजाति के जो लोग हैं वो जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं, आखेट प्रक्रिया अपनाते हैं और जीवों का शिकार करके अपने खाने के लिए प्रयोग करते हैं। और बाद में आपने देखा कि भील जनजाति के जो लोग हैं भोजन में मक्का का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मक्का का। इसके अलावा वे गेहूं, उड़द, चना और मूंग का भी वो प्रयोग में लाते हैं। इसके साथ वो सब्जियां भी, हरी सब्जी होती है, वो भी खाते हैं। भील जनजाति के अंदर कोई उत्सव मनाया जाता है या कोई प्रतिभोज होता है, उत्सव या प्रतिभोज होता है, उस समय भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो चावल का चोखा और लाप से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चावल का चोखा और लाप से। आपने देखा भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो महुआ की बनी हुई जो शराब पीते हैं और वे स्वभाव में मांसाहारी भी होते हैं, खाने में मांस का प्रयोग भी करते हैं। फिर हमने देखा वस्त्र। आजादी के समय इनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए वस्त्र कम पहनते थे। पुरुष होते थे वो पेड़ों की छाल से क्या बनाते थे? नेकर बनाते थे। और स्त्रियां होती थी वो पेटीकोट बनाती थी। क्या बनाती थी? पेटीकोट पहनती थी। और फिर आपने देखा कि पुरुष के अंदर वर्तमान में आर्थिक स्थिति सुधरी तो उनके वेशभूषा के अंदर भी क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। वो धोती, कमीज, सापा, पैंट, शर्ट, इन सब का क्या करने लगे? प्रयोग करने। और उसके बाद वो चांदी, जस्ता, निकेल जैसे विभिन्न प्रकार के धातु के आभूषण पहनते थे और अपने आप को सुंदर प्रकट करने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए वो कांच और की चूड़ियां भी पहनते थे। कांच की चूड़ियां भी पहनते थे। आज हम जो भील जनजाति का जो टॉपिक है भीलों के निवास गृह, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भीलों के निवास गृह। भीलों के निवास गृह का पहला बिंदु देखें। भीलों के घर परकीन प्रकार के होते हैं। भीलों के घर हैं वो किस प्रकार के होते हैं? परकीन प्रकार। परकीन बस्ती क्या है, पहले वो बात अपन पहले लेते हैं। बस्ती क्या होती है या अधिवास क्या होता है, ये चैप्टर आपके अंदर है बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। बस्ती या अधिवास क्या है तो याद रखना, मानव अपनी स्वयं की सुरक्षा व संपत्ति को रखने के लिए जिस समुदाय या जिस समुदाय का निर्माण करता है, ऐसे भी बोल सकते हैं अपन। या फिर सीधे हम बात करें तो किसी स्थान पर 8 व 10 घरों के समूह को जिसे बस्ती कहा जाता है। मानव अपनी स्वयं की सुरक्षा और संपत्ति के लिए जो समुदाय बनाता है उसी को हम अधिवास कह सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं। या किसी स्थान पर 8-10 घरों के समूह को क्या कह सकते हैं? बस्ती कहते हैं। तो ये हुई हमारे अधिवास की परिभाषा। अधिवास को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास को फिर 4 भागों में बांटे गए। कितने भागों में बांटे गए? 4 भाग। एकांकी या प्रकीर्ण अधिवास। एकांकी या प्रकीर्ण अधिवास, गुज्जित अधिवास,
सघन अधिवास या गुच्छित अधिवास को सघन अधिवास कह सकते हैं। पल्ली बस्ती, इस तरह से कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। तो परकीन बस्ती है, कौन सी बस्ती बच्चों? परकीन बस्ती है। उसकी सीधी सी परिभाषा, एक ऐसी बस्ती जिनके घरों की मध्य दूरी अधिक पाई जाती है उसे परकीन बस्ती कहते हैं। और इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, घाटियों के अंदर और हिम क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती है। याद रखना, एक ऐसी बस्ती जिनके घरों के मध्य दूरी बहुत अधिक होती है उसे परकीन बस्ती कहते हैं। परिभाषा आपको लिख के देता हूं, आपको समझ में आसानी से आएगी। ऐसी बस्ती जिनके घरों के मध्य दूरी अधिक पाई जाती है, जिनके घरों की मध्य दूरी क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? परकीन बस्ती। क्या कहते हैं? परकीन बस्ती। अगला दूसरा बिंदु देखते हैं हम। भील झोपड़ियां खेत के छोटे से टुकड़े के मध्य टीलों पर बनाते हैं या बनाई जाती है। भील जनजाति की जो लोग होते हैं वो खेत के मध्य भाग, जहां ऊंचाई वाली जगह होती है वहां पर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि एक तो उनको बाढ़ या किसी प्रकार के जंगली जानवर के डर नहीं रहता है, बाढ़ नहीं आएगी और जंगली जानवर उसके ऊपर या पशु के ऊपर आक्रमण नहीं करते। और खेत यदि बोते हैं तो उसके ऊपर चारों तरफ निगरानी भी क्या कर सकते हैं? आसानी से रख सकते हैं। भील को प्रत्येक झोपड़ी अपने आप में पूर्ण होती थी। भील की जो प्रत्येक झोपड़ी थी वो अपने आप में क्या होती थी? पूर्ण, मतलब सभी प्रकार की लगभग जो भीलों को सुविधा चाहिए थी वो सुविधा उस झोपड़ी के अंदर थी, जिसमें आवास के मध्य अन्न भंडार और पशु को रखने की व्यवस्था थी। और घर के अंदर क्या अन्न भंडार भी थे और पशु को रखने की व्यवस्था थी। जैसे ये घर है, उसी के अंदर ये जगह अन्न भंडार बना दे, उसको भी पशु के रखने की जगह भी बनाते। तो घर के अंदर स्वयं भी रहते थे, अन्न का भंडारण भी कर लेते थे और पशु को रखने की भी जगह बनाई गई थी। भीलों के घर की दीवारें मिट्टी, पत्थर और बांस से तथा छत खपरेल से बनी हुई। और भीलों की जो घरों की जो दीवार है वो मिट्टी से, पत्थर से और बांस से बनाते थे और छत है वो किससे बनती थी? खपरेल। क्या होती थी? खपरेल की बनी होती थी। भील झोपड़ियों को सामने दीवार को गोबर, खड़िया और लाल गेरू से लीप पोत कर सजाती हैं। और भील जनजाति की जो औरतें हैं जो कच्चे मकान की जो दीवार होती थी उनको गोबर से, खड़िया से और लाल गेरू से लीप पोत कर उसको क्या करती थी? सुंदर रूप से सजाती थी। गेरू से वो क्या करती थी? विभिन्न प्रकार की जो आकृति के फूल हैं या रंगोली है उसको बनाकर दीवार को सजाती थी। वर्तमान में भील सघन बस्तियों में रहने लगे। और वर्तमान के अंदर भील किस रूप में रहने लगे? सघन बस्ती के अंदर। अब सघन बस्ती किससे कहते हैं? एक ऐसी बस्ती जिनके घरों के मध्य दूरी बहुत कम होती है। याद रखना, ऐसी बस्ती जिनके घरों के मध्य दूरी बहुत कम होती है। ऐसी बस्ती जिनके घरों के मध्य दूरी बहुत ही कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? सघन बस्ती। क्या कहते हैं? सघन बस्ती। भीलों के छोटे गांव को समूह को फला कहते हैं। याद रखना, फला क्या है? फला क्या है? तो याद रखना, भीलों के छोटे से गांव को क्या कहते हैं? फला कहते हैं। क्या कहते हैं? फला। और बड़े गांव को पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाल। तो फला भीलों के छोटे गांव को, पाल भीलों के बड़े गांव को कहा जाता है। अब अपन ले रहे हैं भील की समाज और संस्कृति। भीलों की समाज की स्थिति कैसी है, उनके परंपरा कैसी है, उनके बारे में देखते हैं। भील अनेक पितृ सत्तात्मक समूह और कुलों में रहता। और भीलों के क्या है? पितृ सत्तात्मक प्रक्रिया पाई जाती, अर्थात मृत्यु के बाद या पिता की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति का या उस संपत्ति का जो अधिकार है वो पुत्री को ना मिलकर किसे मिलता था? पुत्र को मिलता है। किसे मिलता है? पुत्र को मिलता है। उस सत्ता को हम क्या कहते हैं? पितृ सत्तात्मक। वापस याद रख लेना,
कि पिता की मृत्यु के बाद उस संपत्ति का अधिकार पुत्री को ना मिलकर किसको मिलता है? पुत्र को मिलता है। उसी को पितृ सत्तात्मक कहा जाता है। और भारतीय संस्कृति है वो पितृ सत्तात्मक है। क्या है? पितृ सत्तात्मक है। और विभिन्न कुलों में रहता है। भीलों के क्या है? अलग अलग कुल है। जिस प्रकार हिंदू संस्कृति के अंदर जाति एक ही होती है, फिर भी इसके क्या होते हैं? कुल होते हैं। क्या होते हैं? कुल। तो एक जाति के अंदर बहुत सारे कुल होते हैं, तो भीलों के अंदर भी परंपरा के अनुसार बहुत सारे कुलों के अंदर रहते थे। भील, प्रत्येक कुल के लोग अलग अलग गांवों में रहते थे। भील हैं, उनके प्रत्येक कुल हैं, और प्रत्येक कुलों का क्या होता है? अलग अलग गांव होता है। अलग अलग गांव के समूह में रहते थे। एक समूह के अंदर एक कुल के लोग रहते थे और दूसरे समूह के अंदर दूसरे कुल के लोग रहते हैं। लेकिन वर्तमान संस्कृति के अनुसार भारत में देखा जाए तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन भीलों में अभी तक स्थिति पाई जाती है। भील के प्रत्येक कुल का अपना गण चिन्ह होता है, और भील के प्रत्येक का अपना क्या होता है? गण चिन्ह। गण चिन्ह मतलब उनका निश्चित चिन्ह होता है, जिसके आधार पर हम उनके कुलों को पहचान सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं मौर्य साम्राज्य के अंदर गरुड़ था। मौर्य साम्राज्य के अंदर क्या था? गरुड़ था। उनका बच्चे राम के अयोध्या थे, उनके सूर्यवंशी थे, उसका चिन्ह सूर्य था। तो अलग अलग जो कुल होते थे उनका भी क्या था? गण चिन्ह होता था, जिसके माध्यम से उसको पहचानना क्या होता था? आसान होता था बच्चों। भील युवा हो या वृद्ध, उसकी पत्नी जरूर होती थी। भील चाहे युवा हो चाहे बुढ़ा हो, कैसा भी हो, उनकी पत्नी मतलब औरत जरूर होती थी। चाहे वह सामान्य विवाह से क्या हो, चाहे वह सामान्य विवाह हो, जैसे ब्रह्म विवाह है, प्रजापति विवाह है, ये जैसे सामान्य विवाह है उसके द्वारा, या फिर भगा कर लेकर गया हो, या फिर भगा कर लाई गई हो, चाहे वो भगा कर लाई गई, जो लव मैरिज होती है। क्या होती है? लव मैरिज। वो उसी तरह की जो प्रवृत्ति है वो भीलों के अंदर देखने को मिलती हैं, और उनकी पत्नियां जरूर होती है। वापस देख लेना, भील युवा हो या वृद्ध, उसकी पत्नी जरूर होती थी, चाहे वो सामान्य विवाह से हो, चाहे वो भगाकर लाई हो, कैसी भी प्रवृत्ति हो, उनकी पत्नी जरूर होती। भीलों में बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती थी। भील के अंदर एक से ज्यादा पत्नी रखने की प्रथा पाई जाती है। मतलब वो अपनी संस्कृति के अनुसार एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते हैं। लेकिन बच्चों, हिंदू संस्कृति के अनुसार एक पत्नी ही रखना अनिवार्य माना गया है। कानून के अंदर यह रखा गया है कि यदि हिंदू संस्कृति में यदि कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है तो वो दो प्रकार से कर सकता है, या पहली पत्नी को तलाक देकर, या पहली पत्नी की यदि कोई मृत्यु हो जाती है तब हो सकता है, या फिर काफी बार ऐसा देखने को मिलता है जब पहली पत्नी को कुछ बच्चे की प्राप्ति नहीं होती है या कोई भी बीमारी हो जाती है, और उस समय वो अपनी इच्छा से यदि अपनी पति की दूसरी शादी करवाती है तो वो शादी मान्य हो जाती है। लेकिन याद रखना बच्चों, हिंदू संस्कृति में सिर्फ एक पत्नी प्रथा ही पाई जाती है, लेकिन भीलों के अंदर बहुपत्नी प्रथा है। 1, 2, 3, चाहे जितनी अपनी पत्नियां रख सकता है। भीलों में विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है। भीलों के अंदर विवाह का जो प्रस्ताव है वो किस पक्ष की तरफ से आता है? वर पक्ष की तरफ। मतलब लड़का स्वयं जाता है या लड़के का पिता जाता है, लड़की के पिता के साइड या लड़की के घर जाता है और उस लड़की का हाथ मांगता है। वापस सुने ना बच्चों, लड़का का पिता या लड़का स्वयं जाता है उस लड़की के पिता के पास और उस लड़की का हाथ मांगता है। भीलों में दापा प्रथा पाई जाती है। एक प्रथा है भीलों के अंदर, वो क्या है? दापा प्रथा। क्या है? दापा प्रथा। इससे लड़के के पिता को कन्या के मूल्य देना पड़ता है, और लड़के के पिता को कन्या का क्या देना पड़ता है? मूल्य देना पड़ता है। याद रखना, भीलों के अंदर जो दापा प्रथा है वो बहुत ही अच्छी मानी गई है, क्योंकि लड़के को या लड़के के पिता को लड़की का क्या देना पड़ता है? मूल्य देना पड़ता है। जैसे इस्लाम के अंदर क्या होता है? मेहर। क्या होता है? मेहर। इस प्रकार की प्रथा एक दापा कहलाती है। एक बच्चों, दापा की जगह होती है दीपा। दापा प्रथा है और दीपा कर्षी है। याद रखना, दापा प्रथा है और दीपा कर्षी है। और दीपा कर्षी किसे कहते हैं? झूमिंग कर्षी को कहते हैं। किसे कहते हैं? झूमिंग कर्षी का दूसरा नाम क्या है? दीपा कर्षी। याद रखना बच्चों, दापा प्रथा है और दीपा कर्षी है जो झूमिंग कर्षी को कहा जाता है। और झूमिंग कर्षी की जो परिभाषा मैंने आपको पिछले वीडियो में लिखाई है क्या है, याद रखना। और इसके अलावा मैंने आपको अन्य नाम भी लिखा है कि झूमिंग कर्षी को किन किन नामों से जानते हैं, जैसे स्थानांतर कर्षी, तिहाम कर्षी, मिल्पा कर्षी,
चैना कसी और ये दीपा कसी, ये सब एक ही कसी है और अलग जगहों में इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे भील इसे क्या कहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में है तो दजिया कहते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में तो इसको चिमाता कहते हैं और कहीं पर इसे वालरा कसी भी कहा जाता है। अब हम इसके नेक्स्ट बिंदु को लेते हैं। भीलों में गोल गधेड़ो प्रथा पाई जाती है। देखो एक प्रथा पहले हमने पढ़ी थी दापा प्रथा, क्या पढ़ी थी, दापा प्रथा। उसी प्रकार एक और प्रथा पाई जाती है भीलों में, वो है गोल गधेड़ो प्रथा। कौन सी प्रथा है, गोल गधेड़ो प्रथा। गोल गधेड़ो प्रथा में क्या होता है, देखिए, जिसमें कोई भी युवक सूरवीरता और साहस का कार्य दिखाते हुए शादी है तो युवती को चुनने का अधिकार रखता है। और गोल गधेड़ों के अनुसार यह प्रथा थी कि कोई भी युवक है वो अपना साहस और सूरवीरता बताकर किसी भी लड़की को चुन सकता है, उसको यह अधिकार मिल जाता था। देखो बच्चों, हमारे पौराणिक कथाओं और हमारे काव्यों के अंदर भी इस प्रकार की काफी कथाएं हैं। जैसे रामायण काल के अंदर माँ सीता से जो राम की शादी हुई थी, उसमें ही प्रभु राम ने अपनी सूरवीरता और साहस को दिखाकर ही शादी की थी। आपको मालूम ही है, राजा जनक ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर रचा था, जिसमें यह कहा गया था जो धनुष के शिव का जो धनुष है उसके ऊपर पतंजा या धनुष के पतंजा चढ़ाएंगे, उसी से अपनी पुत्री की शादी करेंगे। उसमें हजारों राजा आते हैं और उनमें धनुष तोड़ने की या पतंजा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं कर पाते हैं और प्रभु राम उस पर पतंजा चढ़ा देते हैं और सीता माँ से शादी कर लेते हैं। तो वो कौन सी प्रवृत्ति हुई, सूरवीरता। फिर आपने देखा होगा अर्जुन ने द्रौपदी से शादी हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने मछली की आंख पर निशाना लगाकर अपनी साहस और सूरवीरता को दर्शाया था। तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें साहस और सूरवीरता के माध्यम से उन्होंने अपनी शादी की थी। भील प्रकृति पूजक होते हैं, भील प्रकृति को पूजा करते हैं, इसलिए उनके क्षेत्र के अंदर 33% वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 33% वन। ये कृषि यंत्रों और उपकरणों की पूजा करते हैं और जो कृषि में काम आने वाले जो भी यंत्र हैं या उपकरण हैं उनकी वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति प्रेमी होते हैं और उनको अपने आराध्य देव मानते हैं। क्योंकि अधिकांश भील कृषक है और आपको पता ही है 80% जो भील हैं वो कृषि क्रिया करते हैं, इसलिए 80% जो भील है वो क्या है, कृषक है। और कृषक होने के कारण वो अपने उपकरण को भगवान की तरफ उनकी पूजा और आराधना करते हैं। भीलों में बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। भील बहुत देवीवाद के हैं और उसमें बहुत सारे देवी और देवता की क्या होती है, पूजाएं होती हैं। कुछ लोग उसे नामदेव को भी पूजते हैं और कुछ लोग हैं भील जाति के हैं, वो किसकी पूजा करते हैं, नामदेव की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, नामदेव। भील अंधविश्वासी होते हैं, भील अंधविश्वासी होते हैं तथा भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं और भूत प्रेतों पर वो क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। याद रखना, भील अंधविश्वासी हो मतलब होते हैं मतलब जादू टोनों पर विश्वास करते हैं, भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं, पौराणिक कथाओं पर विश्वास करते हैं। ये मृतकों का दाह संस्कार भी करते हैं और जब मरने के बाद जो व्यक्ति होते हैं उनकी क्या करते हैं, दाह संस्कार मतलब उसको जलाते हैं। क्या करते हैं, जलाते हैं। भीलों में होली दीपावली महत्वपूर्ण पर्व। भीलों के महत्वपूर्ण त्योहार कौन से हैं, होली और दीपावली। याद रखना, होली और दीपावली भीलों के महत्वपूर्ण त्योहार हैं और लंबे समय तक होली माता के गीत है। और जब होली का त्योहार होता है वो लंबे समय तक होली माता के गीत मतलब फागण गाते रहते हैं और गेर खेलते रहते हैं और होली का त्योहार मनाते हैं। भीलों का प्रमुख नृत्य घूमर और गेर। याद रखना, काफी बार सवाल आ चुका है, भीलों का प्रमुख नृत्य कौन सा है, घूमर और गेर। याद रखना, घूमर और गेर भीलों का क्या है, प्रमुख नृत्य। और भीलों के प्रमुख त्योहार होली और दीपावली, होली और दीपावली। याद रखना, भीलों के प्रमुख त्योहार होली और दीपावली, प्रमुख नृत्य गेर और घूमर। राजस्थान में सोम, जाकर और माई नदी से बनी त्रिवेणी संगम पर भीलों का प्रमुख बेणेश्वर धाम मेला जनवरी फरवरी माह में भरता है। और भीलों का प्रमुख जो मेला है वो कौन सा है, बेणेश्वर धाम। ये भीलों का प्रमुख मेला कहां भरता है, डूंगरपुर में। कहां भरता है ये, डूंगरपुर में। डूंगरपुर के अंदर
त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम है कौन सी नदियों का? माई, सोम और जाखम। माई, सोम और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर यह बेणेश्वर धाम मेला लगता है। कौन से जिले में लगता है? डूंगरपुर में। माही, यदि नदियों के आधार पर देखें, माही नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी? महंत झील। मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी? महंत झील। यदि सोम का देखें तो उदयपुर, बिछा मेढा, बिछा मेढा, ठीक है। और झाकम का देखें तो प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, बौर माता की पहाड़ियां। याद रखना, मध्य प्रदेश के महंत झील के अंदर से माई नदी आती है और ये फिर राजस्थान के अंदर प्रवेश कहां से करती है? डूंगरपुर के अंदर से, सॉरी बांसवाड़ा से अंदर से, खादूग्राम से, बांसवाड़ा के खादूग्राम से ये प्रवेश करती है। बांसवाड़ा के खादूग्राम ये राजस्थान में प्रवेश करती हैं। फिर अपन के बांसवाड़ा के अंदर ही इसके ऊपर एक बांध है, उसका नाम है मही बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा के अंदर ही है। और इससे नीचे कागजी पिकअप बांध है। ये दो बांध बांसवाड़ा बने हुए इस नदी के ऊपर। याद रखना, ये तीनों नदियों का संगम माई, सोम, झाकम, इनका जो संगम है वो कहाँ होता है? डूंगरपुर में। यह तीनों नदियों का जो संगम है माई, सोम, झाकम का जो संगम होता है वो क्या होता है? त्रिवेणी संगम, जो गणेश्वर में होता है। और त्रिवेणी का भी अर्थ क्या होता है वो भी बता देता हूँ। त्रि यानी तीन और वेणी यानी नदी, तो तीन नदियों के संगम स्थान को क्या कहा गया? त्रिवेणी। और तीन नदियां कौन सी? माई, सोम और झाकम। ये तीनों नदियों के संगम पर बना हुआ है। ये बेणेश्वर में खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और यहाँ पर बेणेश्वर के अंदर किसकी पूजा होती है? खंडित शिवलिंग की। किसकी पूजा होती है? खंडित शिवलिंग की, मतलब महादेव की पूजा की जाती है। बिलों का रणघोष फायरे फायरे, और बिलों का जो प्रमुख रणघोष है वो कौन सा है? फायरे फायरे। कौन सा है? फायरे फायरे। बिलों में समस्त पाल का मुखिया गमेतिक कहलाता है। याद रखना, समस्त गांव समस्त पाल का मुखिया, समस्त पाल का मुखिया क्या कहलाता है? गमेतिक, जो एक प्रकार का क्या होता है? शासक होता है। क्या होता है? शासक। आपने देखा छोटे गांव को फला कहते हैं और बड़े गांव को क्या कहते हैं? पाल। और उस पाल के मुखिया को क्या कहते हैं? गमेतिक। बिलों में मार्गदर्शन को बोलावा कहते हैं। और बिलों के अंदर जो मार्गदर्शन करता है उसको क्या कहा जाता है? बोलावा। क्या कहा जाता है? बोलावा। इस तरह आपने देखा फला के मुखिया को गमेती और मार्गदर्शक को क्या कहते हैं? बोलावा कहते हैं। आपने देखा बच्चों, भेल जनजाति के समाज और संस्कृति बहुत ही अनोखी और विभिन्नता वाली है। आपने देखा बिलों का प्रमुख नृत्य घूमर और घेर है, सॉरी घूमर और नृत्य वाला जो घेर है वो है। और प्रमुख त्योहार दीपावली, होली है। और इनका प्रमुख रणघोष फायरे फायरे है। और इसके अलावा दो प्रथा भी पाई गई है, गोल गादेड़ो प्रथा और एक दापा प्रथा। ये दो प्रथा पाई गई है। इसके अलावा उनकी संस्कृति रंग बिरंगी फूलों की तरह है। उसमें बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज पाए जाते हैं जिससे हम देखते हैं बिल में बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। चाहे बूढ़ा हो चाहे युवा हो, भील में क्या पाई जाती है? पत्नी पाई जाती है। तो ये उनकी विभिन्नताएं हैं उनके सामाजिक और सांस्कृतिक के अंदर जो हमने आपको बताई हैं। बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर भीलों के जो महत्वपूर्ण जो औजार और बर्तन है और आधुनिक संस्कृति के संपर्क है, जो भीलों को किस तरह आपस में जोड़ कर रखा है और उनके जीवन पर किस तरह उनका प्रभाव आया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।